नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। प्रदेश के 28 विधानसभा सीटों में से 19 पर भारतीय जनता पार्टी और 9 पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। भाजपा के बदनावर से राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, स्वाची से प्रभुराम चौधरी, ग्वालियर से प्रद्युम्न सिंह तोमर, सुबासरा से हरदीप सिंह डंग चुनाव जीते हैं। तो सिलसिलेवार तरीके से हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तुर्की विधानसभा सीट से गोविंद सिंह राजपूत भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जीते हैं, तो वहीं सावेर से तुलसीराम सिलावट बीजेपी के प्रत्याशी, इन्होंने जीत दर्ज की है। काफी हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही थी तुर्की विधानसभा सीट, और पारुल साहू काफी मतों के अंतर से यहां से हारी हैं। गोविंद सिंह राजपूत ने जीत दर्ज की है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। बमोरी विधानसभा सीट से महेंद्र सिंह सिसोदिया भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। बात करेंगे ग्वालियर की, प्रद्युम्न सिंह तोमर बीजेपी प्रत्याशी, जीत दर्ज की, ऊर्जा मंत्री भी हैं। बिसाउलाल सिंह अनूपपुर विधानसभा सीट से जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट से। साथ ही सांची विधानसभा सीट की बात करेंगे, जहां से प्रभुराम चौधरी भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। वहीं पोहरी विधानसभा सीट से सुरेश धाकड़ बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाए गए थे, इन्होंने जीत दर्ज की है। जसपाल सिंह जज्जी अशोकनगर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी है। सीएम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि जनता ने आज हमें समर्थन दिया है, अब सरकार का एक ही लक्ष्य है, मध्य प्रदेश का विकास करना। उन्होंने कहा है कि जनता की सेवा करने का संकल्प सरकार ने लिया है। पिछले चुनाव में हम कम अंतर से हारे थे, इस बार विशाल मतों से जीते हैं। इधर सीएम ने लोगों से कोरोना को ध्यान में रखकर दीपावली मनाने की अपील भी की। और गुजरात में 8 माटे 8, उत्तर प्रदेश में सब जगह भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरा रहा है। तेलंगाना में भी एक बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और संगठन महामंत्री जी के मार्गदर्शन में, और उन्होंने इस चुनाव को जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का हमारा वो नेतृत्व, जिन सबने मिलकर के टीम भावना के साथ इस चुनाव को जो लड़ा, और गरीब कल्याण की योजनाओं से लेकर मध्य प्रदेश के गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम, और इन 5-6 महीनों के अंदर जो ऐतिहासिक कदम माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए, गरीबों के लिए 24 घंटे सक्रिय रहकर के काम करने का एक संवेदनशील नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो मध्य प्रदेश को ऐतिहासिक जीत मिली है। वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट करके एमपी बीजेपी को जीत की बधाई दी है और कहा है कि मध्य प्रदेश की जनता ने राज्य में स्थिर और मजबूत सरकार सुनिश्चित कर दी। तो प्रधानमंत्री का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश की जनता ने आज राज्य में स्थिर और मजबूत सरकार सुनिश्चित कर दी है। बीजेपी पर पुनः विश्वास और आशीर्वाद के लिए मैं मध्य प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। इन परिणामों के बाद शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की विकास की यात्रा अब और तेज गति से आगे बढ़ेगी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट के जरिए जनता का आभार व्यक्त किया है। और बड़ी खबर रुक करेंगे, इस वक्त भोपाल से मिल रही है, जहां पर उपचुनाव के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ विधायकों की बैठक लेंगे। रिजल्ट के बाद इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कमलनाथ के निवास पर बैठक लगी गई है। दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, अरुण यादव, अजय सिंह, सुरेश पचौरी, नकुल नाथ, यानी कि कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। साथ ही उपचुनाव वाली विधानसभा की सीटों के प्रभारी और हारे हुए प्रत्याशी भी इस बैठक में शामिल होंगे, यानी कि समीक्षा बैठक रखी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, मैं आपका रुख करूंगा। आज समीक्षा बैठक रखी गई है,
पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बैठक में भाग ले रहे हैं, इस बैठक को संबोधित करेंगे और चुनाव के नतीजे भी आ गए हैं, परिणाम कल स्पष्ट हो गए हैं, यानी कि हारे हुए प्रत्याशी भी इस बैठक में शामिल होंगे और समीक्षा की जाएगी कि आखिरकार क्या कारण रहे हार के। देखिए बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर उपचुनाव हुए और काफी रोचक चुनाव थे, और लेकिन जिस तरीके से परिणाम आया तो वो कहीं ना कहीं परिणाम भी लोगों को चौंकाने के लिए ही चौंकाने भरा रहा, क्योंकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश के अंदर 28 सीटों पे जब चुनाव हुए और उस मतगणना होगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है फाइट पे नजर आ रही थी और कहा जा रहा था कि कांग्रेस की जो सीटें हैं वो काफी अच्छी आएंगी। हालांकि स्वराज एक्सप्रेस शुरू से ही ये कह रहा था कि जो परिणाम आएंगे काफी चौंकाने वाले होंगे, ये परिणाम बीजेपी को भी चौंकाएंगे और साथ ही कांग्रेस को भी चौंकाएंगे। हालांकि परिणाम आए भी चौंकाने वाले, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी की एक लहर दिखी परिणाम में और जिस तरीके से परिणाम बीजेपी के पक्ष में आए, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जनता के बीच में जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और जब उन्होंने सीधा संवाद जब जनता से किया तो कहीं ना कहीं जनता ने उनकी बातों के ऊपर भरोसा किया और उसको मतदान के रूप में, अपने वोट के रूप में तब्दील किया और एक बड़ा बहुमत जो है बीजेपी की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया हमें। हालांकि हार हुई और कांग्रेस ने इसको माना भी कि कहीं ना कहीं जनता तक वो अपनी बात पहुंचाने में जो है कामयाब नहीं हो पाए, जिसका परिणाम जो है ईवीएम मशीन के थ्रू उनके सामने भी आया। उसी को लेके आज कमलनाथ के निवास पर शाम को बैठक आयोजित की गई है और हार पे समीक्षा की जाएगी कि आखिर हार के कारण क्या रहे और कहां रणनीति बनाने में कांग्रेस से चूक हुई। इस बैठक के अंदर जो है पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ उनके जो पुत्र है और मध्य प्रदेश के एक लौते सांसद हैं नकुल नाथ, वो भी मौजूद रहेंगे, सुरेश पचौरी रहेंगे, अरुण यादव रहेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। यानी तमाम दिग्गजों की पैनल बैठी जाएगी और ये समीक्षा की जाएगी कि आखिर हार का कारण क्या रहा। हालांकि शुभम, देखा जाए पूरे उपचुनाव के दौरान तो जिस तरीके से कांग्रेस ने एक खरीद फरोख्त का एक मुद्दा बनाया था और वफादार बनाम गद्दार एक जो स्लोगन दिया था और वो कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव में चलता हुआ दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जिस तरीके से कमलनाथ अपने सभी सभाओं में ये बात जरूर कह रहे थे कि मध्य प्रदेश की जनता ने जो है कांग्रेस को अपना बहुमत दिया था, अपना मत दिया था और सरकार गिराई गई और सरकार गिराने के साथ अब मध्य प्रदेश में वापिस जनता जो है कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसा कोई खास दिखाई नहीं दिया। 28 सीटों पर जब चुनाव हुए और मतगणना जब आई और उसमें सिर्फ 9 सीटों पे ही कांग्रेस समझ के रह गई। हालांकि बीजेपी की बात करें तो 19 सीटों पे एक बड़ा बहुमत जो है बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई दिया। इस समय वर्तमान में अगर हम देखें तो 229 विधानसभा है, जिसमें लगभग 115 सीटों पे बहुमत की स्थिति बन रही है। जादुई आंकड़ा अगर हम देखें तो 115 है। हालांकि कल की जो जीत हुई 19 सीटों के साथ बीजेपी 126 पे पहुंच गई। यानी कुल मिला के कह सकते हैं एक बड़ा आंकड़ा, एक स्थिर सरकार जो है मध्य प्रदेश में मिल चुकी है और शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ये 3 साल चलेगी। हालांकि जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि चुनाव के बाद कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट आया और ट्वीट पे जिस तरीके से उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को बधाई दी और साफ संदेश ये दिया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश विकास की राह पे चलेगा। यानी कुल मिला के खुद प्रधानमंत्री ने ये विराम लगा दिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर कोई भी परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। हालांकि अगर हम चुनावी दौर की बात करें और कांग्रेस की तरफ से अब हम देखें तो कांग्रेस के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो चुका है कि आखिर कहां कमी रह गई और किस वजह से जनता ने उन्हें सिरे से नकार दिया। हालांकि जिस तरीके से हम चुनावी दौर देखें और शुभम जिस तरीके से पूरा 1 महीने का हमने चुनावी शोर भी देखा, चुनावी प्रचार भी देखा, जनसभाएं भी देखी और जनता के बीच में कमलनाथ को जाते हुए भी देखा, लेकिन इन तमाम चीजों के अंदर अगर हमने कुछ देखा तो सबसे महत्वपूर्ण यह था कि कांग्रेस की जो नेता है वो एकजुट नहीं हो पाए। यानी कुल मिलाकर पूरे चुनावी सभा में हमें संगठित एक तरह से नहीं हो पाया तो ये कहा जा सकता है। हालांकि हार की समीक्षा आज है, लेकिन कल कांतिलाल भूरिया और दिग्विजय सिंह ने साफ कह दिया था कि ईवीएम में गड़बड़ी की गई है। खैर, हम उस मुद्दे पर नहीं जाएंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कद बेहद मायने रख रहा है इस वक्त, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो सिंधिया समर्थक विधायक थे 22 में से 6 विधायक, मौजूदा विधायक चुनाव हार गए। अब ऐसे में सिंधिया का कद बढ़ने की उम्मीद लग रही है, घटने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि तमाम अटकलें अलग अलग लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं। अतुल,
देखिए शुभम, बिल्कुल जिस तरीके से हम ज्योतिराज सिंधिया की बात करें तो ज्योतिराज सिंधिया का जो गढ़ माना जाता है, ग्वालियर अंचल जो है सिंधिया के लिए सिंधिया का गढ़ माना जाता है। सिंधिया घराने का काफी पुराना वहां पे वर्चस्व रहा है और लोगों से सीधा संवाद भी रहा है। हालांकि जिस तरीके से हम देखें कि 22 जो है विधायक थे पूर्व जो सिंधिया के साथ बीजेपी में आए, उन तमाम लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया और चुनावी मैदान में उतारा, जिसमें से 3 मंत्री जो है हार चुके हैं। जिसमें अगर हम बात करें महत्वपूर्ण जो सीट थी डबरा, क्योंकि पूरा चुनाव ही डबरा के आसपास कहीं इर्द गिर्द हमें घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसमें इमरती देवी एक चुनावी मुद्दा भी बनी, क्योंकि जिस प्रकार से कह सकते हैं कि कमलनाथ ने चुनावी सभा के दौरान जो एक शब्द का इस्तेमाल किया था, वो शब्द कहीं ना कहीं राजनीतिकरण हुआ और उसके बाद पूरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने ये आइटम शब्द को लेकर पूरे जो है मध्य प्रदेश के अंदर चुनावी सभा में उसका जिक्र भी करते आए। यानी लेकिन कुल मिला के कि जिस शब्द पे राजनीति हुई, जिस शब्द पे घेराबंदी हुई और जिस व्यक्ति को लेकर घेराबंदी हुई, वही कहीं ना कहीं चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हालांकि लेकर 2018 का हम देखते हैं शुभम, तो 2018 में इमरती देवी की एक बड़ी जीत थी डबरा से, यानी 54,000 के आसपास उनको मत, 54,000 के मत से लगभग जीत हासिल करी थी उन्होंने। यानी उसके बावजूद अगर जिस तरीके से जो एक हार का सामना करना पड़ा, तो कहीं ना कहीं समीक्षा का विषय इमरती देवी के लिए खुद भी है कि आखिर जनता ने, डबरा की जनता ने उन्हें क्यों नकार दिया। वहीं हम ऐंदल सिंह कंसाना की बात करें तो ऐंदल सिंह कंसाना भी जब 2018 में जब जीत हासिल करी तो एक अच्छे बहुमत के साथ, अच्छे मत के साथ उनको जीत हासिल हुई थी, उनको भी जनता ने सिरे से नकार दिया। और साथ ही जिस तरीके से हम देखें और पूरी तरीके से पूरी राजनीतिक कर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं 6 जो विधायक हैं सिंधिया के करीबी माने जाने वाले, वो जो है हार गए। यानी कुल मिला के, लेकिन ये देख सकते हैं बाकी जो 22 में से 6 हार गए और बाकी जो विधायक हैं जिसमें से काफी हॉट सीट जो मानी जाती है, अगर हम सुर्खी की बात करें तो गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी जीत दर्ज करी। हम अगर सावेर की बात करें तो तुलसी सिलावट ने एक बड़ी जीत अपनी दर्ज करी। विशाल लाल की बात करें तो उनने अपनी जीत दर्ज करी। यानी तमाम बीजेपी के प्रभुराम चौधरी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मतों के साथ, यानी 28 सीटों पर सबसे ज्यादा बड़ी जीत किसी ने हासिल करी है तो प्रभुराम चौधरी ने करी है सांची से। तो यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि सिंधिया का कद की अगर हम बात करें और पूरे विश्लेषण के साथ जाए तो जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि सिंधिया समर्थकों के खिलाफ एक लहर है और सिंधिया समर्थकों के खिलाफ जनता जा सकती है, लेकिन जिस तरीके से खुद ज्योतिराज सिंधिया ने पूरी कमान संभाली और तमाम अपने 22 जो लोग हैं जो उनके समर्थन में बीजेपी कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए थे, उन तमाम लोगों की सीटों पर जाके प्रचार किया, जनता से आह्वान किया और ये खुद कई बार ज्योतिराज सिंधिया कहते हुए नजर आए कि ये चुनाव व्यक्तिगत मेरा है और मेरा चेहरा देख के वोट करिए। ना कहीं जनता ने उनके कांग्रेस की बात करें, मध्य प्रदेश में अक्सर अतुल्य कहा जाता है कि कांग्रेस के पास कमलनाथ के अलावा कोई चेहरा नहीं है। पहले ज्योतिराज सिंधिया भी थे, कमलनाथ भी थे, लेकिन सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस के पास कमलनाथ के अलावा कोई चेहरा नहीं बचा और ऐसे में अब उपचुनाव भी कांग्रेस पार्टी हार गई है और कमलनाथ के पास 2 महत्वपूर्ण पद हैं, नेता प्रतिपक्ष पद और पीसीसी चीफ का पद। तो क्या किसी एक पद का त्याग करके किसी और को सौंप पाएंगे कमलनाथ? क्योंकि दबाव इस वक्त रहेगा हार के बाद। बिल्कुल जिस तरीके से देखिए शुभम, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के रिजल्ट आए तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस के लिए तो समीक्षा का विषय है ही और साथ में कमलनाथ के लिए भी समीक्षा का विषय बना हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं कि कमलनाथ ने पूरी तरीके से कांग्रेस के मुख्य प्रचारक के रूप में सामने उभरे और पूरी जो रणनीति रही वो कमलनाथ की रही। हालांकि दिल्ली दरबार ने कहीं ना कहीं इस पूरे चुनाव से दूरी बना के रखी, क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा था कि प्रियंका गांधी आएंगी और रोड शो करेंगी, तो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का भी जब रोड शो जब उस पर विराम लगा, उस अटकलों पे जब विराम लगा तो ये स्थिति स्पष्ट हो चुकी थी, चित्र स्पष्ट हो चुका था कि दिल्ली दरबार ने एक बार फिर से मध्य प्रदेश की सियासत से दूरी बनाई हुई है। यानी कुल मिला के पूरा चुनाव जो है कमलनाथ के इर्द गिर्द घुमा और अब ऐसे में जब एक बड़ी हार जब कमलनाथ के सामने है और कांग्रेस पार्टी के सामने, तो ये वाकई ये स्थिति दिल्ली के लिए भी सोचने की बात है और मध्य प्रदेश में कमलनाथ के लिए भी सोचने की बात है कि तमाम ये 2 पद जो हैं, जो दोनों ही महत्वपूर्ण पद अब रहेंगे, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस बैठेगी तो विधानसभा में निश्चित रूप से चुनाव में हार के बाद कमलनाथ का पद क्या रहता है, शीर्ष नेतृत्व तो क्या कुछ तय करता है, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया और फिलहाल ये समीक्षा बैठक हो रही है अतुल, इस पर लगातार आप नजर बनाए रखिए।